नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खंड व की पहली यूनिट भारत का संविधान लेकर चल रहे थे अपन, जिसमें अपना पहला चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं कंप्लीट कर ली थी। दूसरा चैप्टर जो अपना मूल अधिकार से संबंधित है वो अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अपन तीसरा चैप्टर लेते हैं जो है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। जैसे कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में अपन ने पढ़ा था कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था के कौन से तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, इस चीज के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था की बात करें। संघीय व्यवस्था दो तरीके से अपनाई जाती है, मतलब जहाँ पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था कार्य करती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी जो उसकी इकाइयां होती हैं राज्य की, उनके अंदर दूसरी सरकारें। तो शक्ति के विभाजन के आधार पर संघीय व्यवस्था का जो आधार है वो है शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन के आधार पर जो शासन व्यवस्था अपनाई जाती है उसे संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है या संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था दो तरीके से बनती है। सबसे पहला जो तरीका है वो तो ये होता है कि स्वतंत्र इकाइयां या अपन कहें कि संप्रभु इकाइयां, बहुत सी संप्रभु इकाइयां मिलकर और एक राज्य का निर्माण कर लेती है, एक संघ का निर्माण कर लेती है। और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में ये होता है कि एक बड़ा या विस्तृत संघ है, वो कार्य कुशलता के लिए, प्रशासनिक कार्य कुशलता के लिए और अपने राज्य को अनेक इकाइयों में बांट देता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। यानी कि दो प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण होता है। पहली में तो बहुत सारी इकाइयां मिलकर एक संघ का निर्माण कर लेती हैं, इसका उदाहरण है अमेरिका। और दूसरे में एक बड़ा संघ कार्य कुशलता को देखते हुए, कार्य कुशलता की दृष्टि से, प्रशासनिक कार्य कुशलता के लिए और अपने संघ को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस आदि ऐसे देश हैं जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में संघात्मक शासन व्यवस्था का, कि भारत के संदर्भ में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में, जो भारत को संघात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जाती हैं या फिर वो ये स्पष्ट करती हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो देखिए, एक और बात यहाँ स्पष्ट करनी जरूरी है, वो ये कि भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत के संघ में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान में भारत में संघीय शब्द स्पष्ट नहीं किया गया, अपितु भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। और ये शब्द राज्यों का संघ इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत के जो राज्य हैं, भारत की जो इकाइयां हैं, उनको भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर भारतीय संघ से पृथक नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। तो भारत में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब अपन पढ़ते हैं भारत की संघीय शासन व्यवस्था के तत्व, या कौन कौन से तत्व हैं जो भारत को संघात्मक शासन प्रणाली की ओर मोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है द्वैध राज पद्धति। अपन सभी जानते हैं अपने यहाँ दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकारें। दोनों ही जगह पर संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ अपन जानते हैं दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है वो वास्तविक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका। ऐसे ही राज्यों के अंदर भी होता है, अपने मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है। तो इस तरह से, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जो शक्ति क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसमें संप्रभु है। तो इस तरह से हमारे यहाँ दोहरी राज व्यवस्था अपनाई गई है, दोहरी राज पद्धति अपनाई गई है। दो प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं, राज्यों की अलग सरकारें हैं, केंद्र की अलग सरकारें हैं। तो ये वाला तत्व संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में ही पाया जाता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में शामिल है। दूसरी जो बात आती है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। जिन राज्यों में संघीय व्यवस्था लागू की जाती है वहां संविधान द्वारा दोनों ही प्रकार की सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें,
सरकारें, उनके मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, संघीय व्यवस्था का जो आधार है वो ही शक्ति का विभाजन है, कि शक्ति के विभाजन के आधार पर जो व्यवस्था बनती है उसको संघीय व्यवस्था कहा जाता है। तो अपने भारतीय संविधान में भी संविधान के अंतर्गत ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। और वो बंटवारा किस प्रकार किया गया है? हमारे यहाँ 3 प्रकार की शक्तियों का सूचियों का उल्लेख है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब कि विभाजन किस तरह से किया गया है, अपन ये चीज समझ रहे हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची है इसके अंदर वो विषय शामिल किए गए हैं जिन विषयों के ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे कि मुद्रा हो गया, जैसे कि विदेश हो गया, जैसे कि संचार हो गया, रेलवे है, डाक है। इस तरह के मुद्दे, इस तरह के विषय जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन विषयों पर पूरे राष्ट्र के अंदर एक जैसा कानून बनना चाहिए, एक जैसा कानून लागू होना चाहिए, तो वो विषय हमारे संविधान में रखे हैं संघ सूची के अंतर्गत, जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस वर्तमान में इस संघ सूची के अंदर 100 विषय आते हैं। फिर अपन बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जैसे कि साफ सफाई ले लीजिए, जैसे कि पुलिस ले लीजिए, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था ले लीजिए। ये सारी की सारी चीजें आती हैं राज्य सूची के अंतर्गत। यानी कि जो क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं वो राज्यों की सूची में डाले गए हैं कि राज्य अपने और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल, वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल इन विषयों के ऊपर कानून बनाएंगे। और ये विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। वर्तमान में 61 विषय हैं। अब बात आती है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, और इसमें 52 विषय हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो दोनों ने कानून बना दिया और दोनों ही कानून अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो केंद्र का कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून सर्वोच्च होगा। जिस दिन उस विषय पर केंद्र ने कानून बना दिया उस दिन राज्य वाला कानून जीरो हो जाएगा, लागू होगा केंद्र का कानून। तो इस प्रकार से हमारे संविधान ने ही राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। फिर उसके बाद में अगली बात आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया है। हमारा न्यायपालिका जो कि एक अंग है हमारे प्रशासन का, उस न्यायपालिका के ऊपर की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का ही कोई नियंत्रण नहीं है। ये पूर्णतया स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, और इसी स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता ने ही हमारे संविधान के मूल ढांचे की रक्षा भी की है। यानी कि हमारी न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि कोई भी ऐसा कानून जो अपने संविधान को क्षति पहुंचाता हो, जो अपने संविधान की आत्मा को, जो संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता हो, तो न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है, उस कानून को जीरो कर सकती है। तो इसलिए संविधान को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो मध्य उनके विवाद हैं उनको निपटाने के लिए हमारी न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया गया है, सर्वोच्च नहीं सॉरी स्वतंत्र बनाया गया है, निष्पक्ष बनाया गया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। ये अपन ने प्रस्तावना वाले भाग में भी पढ़ा था कि हमारे भारत के अंदर सर्वोपरि सर्वोच्च संविधान है, यानी कि किसी भी सरकार से ऊपर यहाँ सर्वोच्च है वो संविधान है। कोई भी सरकार कानून बनाएगी वो संविधान के अंतर्गत ही बनाएगी, संविधान के दायरे में ही बनाएगी। और केशवानंद भारती वाला जो मामला हुआ था 1967 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि संसद किसी भी कानून के अंतर्गत जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी कि संविधान के मूल ढांचे को, संविधान की आत्मा को, उद्देश्य को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून, कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि संविधान को सर्वोच्च रखा जाएगा। फिर उसके बाद में बात आता है द्विसदनीय। हमारी जो संसद है वो द्विसदनीय, और जो दूसरा सदन है वो है राज्यसभा। इसको प्रतिनिधियात्मक सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। अपन सभी जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो हमारी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं।
क्यों? क्योंकि ये वहां प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य का। जो लोकसभा है वो तो प्रतिनिधित्व करती है आम जनता का, आम जनता लोकसभा के सदस्य चुनकर भेजती है। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यों का, यानी कि राज्यों की विभिन्न कहीं की विभिन्न राज्यों से और राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, जो कि राज्य की एक तरह से अपने राज्य की जो परिस्थितियां हैं, कानून है, राज्य की जो डिमांड है, उनकी एक तरह से पैरवी करते हैं। तो राज्यसभा का जो सदन है वो दिया गया है केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व देने के लिए। अमेरिका के अंदर क्या है कि यहाँ पर फिक्स है कि एक राज्य से दो व्यक्ति आएंगे, लेकिन अपने यहाँ भारत में और जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। अपने यहाँ जनसंख्या के अनुपात में है राज्य की सीटें, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां राज्यसभा की सीटें ज्यादा है, जनसंख्या कम है वहां कम है। फिर उसके बाद में बात करते हैं राज्यपाल का पद। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल एक ऐसा मतलब कि अपन ने जैसे बात की थी, राज्य में एक संवैधानिक मुखिया होता है जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका है, और वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कार्य करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है राज्यपाल। तो राज्यपाल का जो पद है वो भी हमारी संघात्मक शासन प्रणाली को दर्शाता है। ये राज्य और केंद्र के मध्य एक तरह से कड़ी का कार्य करता है। हालांकि व्यवहार में राज्यपाल का पद है वो बहुत बार विवाद का विषय भी बना है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रखा गया जो राज्यपाल का पद है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, वो संघात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण है। फिर अपन बात करते हैं कठोर संविधान। तो भारत शक्ति का विभाजन जहां होता है और संविधान द्वारा जहां शक्तियों का बंटवारा किया जाता है वहां कठोर संविधान का होना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भी, जैसे कि अपन ने विशेषताओं में बात की थी, कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जिनमें संशोधन के लिए सदन के 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है, आधे से अधिक राज्यों का और कहीं के अपन बहुमत होना आवश्यक है। तो इसलिए कुछ विषय हैं, कुछ पहलू हैं जो कि कठोर संविधान को दर्शाते हैं, यानी कि कहीं कहीं हमारा संविधान कठोर हो जाता है। तो कठोर संविधान के जो लक्षण हैं वो भी हमारे राज्य की संघात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। फिर अपन बात करते हैं लिखित संविधान। ये भी सही है कि राज्य और केंद्र दोनों के मध्य जब शक्तियों का विभाजन होता है तो फिर लिखित संविधान का होना बहुत आवश्यक है, ताकि सारी की सारी बातें स्पष्ट हो और आपस में कोई मतभेद ना हो सके, आपस में कोई भी मतभेद की संभावना ना हो। तो इसके लिए हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। 395 अनुच्छेदों के साथ, 22 भागों के साथ इतना बड़ा संविधान है कि सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या केंद्र की कार्य व्यवस्था होगी, क्या केंद्र की शक्तियां होंगी, क्या केंद्र के अधिकार क्षेत्र होंगे, और वैसे ही क्या किस प्रकार राज्य की सरकारें बनेंगी, किस प्रकार उनका कार्य क्षेत्र होगा, किस प्रकार उनको शक्तियां प्राप्त होंगी, किस प्रकार उन शक्तियों को लागू करना है, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं लिखित रूप में हमारे संविधान के अंतर्गत दर्ज है। तो लिखित संविधान भी हमारी संघीय व्यवस्था का एक तत्व है। तो ये तत्व हो गए हमारे संविधान के। और संघीय व्यवस्था की अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर एकल नागरिकता को भी संघीय व्यवस्था के तत्वों में दिखाया गया है, जबकि एकल नागरिकता एकात्मक लक्षण है, एक एकात्मक संघीय एकात्मक व्यवस्था वाला लक्षण है, ना कि संघात्मक वाला। तो उसको अपन एकात्मक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।